एक तो ये पुस्तक को हमको पूरा करना है 9-10 दिन में, तो उसका एक तो क्रम हम सोच ले कैसा रहेगा, गति कैसी रहेगी। एक तो शुरू में 40 पेज तक थोड़ी सी चीज़ें हैं, भूमिका है, 40 पेज में पूरी क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ है, और उसके बाद क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बारे में वर्णन है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ना। तो शुरू में 2 अध्याय 2 दिन में हम 40 पेज तक हम आ सकते हैं, ऐसा मेरे को मोटा मोटी जो लगे। तो 4 अध्याय होंगे वो शायद। मन, दस दिन में फिर ये पूरा हो जाएगा यदि इस ढंग से कर ले तो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 को फिर ये पूरा हो सकता है। एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन ऐसा कर सकते हैं। यदि इसमें कुछ बदलाव आप लोग बताना चाह रहे हैं तो बताइए। शुरू के जो 2 अध्याय हैं, जिसमें से कल अपने आप शुरू ही हो गया, एक प्रकार से आदर्शवाद क्या है, भौतिकवाद क्या है, और ये जो विकल्पात्मक जो सहअस्तित्ववाद क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक ये मनोविज्ञान क्यों आया, अनुसंधान क्यों आया, इसके बारे में चर्चा है। उसके लिए हम शुरू के 2 दिन दे देते हैं, आज का और कल का। फिर मन की क्रियाओं में 2 दिन, वृत्ति की क्रियाओं में 2 दिन, चित्त की क्रियाओं में 2 दिन, बुद्धि और आत्मा की क्रिया में 1-1 दिन। तो ये लगभग हमारा 23 को समाप्त हो जाएगा। 24 बचेगा, तो 24 में फिर और यदि कुछ चर्चाएं छूटी है वो कर लेते हैं, और 25 को फिर मूल्यांकन समापन वो होगा। ऐसा बहुत मोटा मोटा मुझे लग रहा है। आप लोग बताइए। मन के लिए ज़्यादा होना चाहिए, 64 है। मन के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी सब चलेगा। फिर आत्मा के लिए तो फिर बहुत ही छोटा है। हमारे एक मित्र हैं, वो शिविर लेते थे पहले, तो वो ऐसा नहीं पढ़ाते थे, वो 3 दिन का 10-10 घंटे का रखते थे। तो 1 दिन वो राक्षस मानव पढ़ाते थे 10 घंटे का, 1 दिन पशु मानव पढ़ाते थे 10 घंटे का, 1 दिन मानव पढ़ाते थे 7-8 घंटे का, देव मानव पढ़ाते थे 2-3 घंटे का, और दिव्य मानव आधे घंटे का। तो आत्मा की क्रिया 1 दिन है पूरा। तो पहले पेज में शुरू करते हैं, है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण, सहज अनुसंधान क्यों। तो एक तो इन्होंने जो भी हम अध्ययन शुरू करेंगे, तो सबसे पहले पूज्य बाबा जी को नमन करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो 4 अवस्था को मानकर इन्होंने स्टार्ट किया कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। आपको सबको पता ही है। पदार्थावस्था को भी जो लिख रहे हैं कि उसको जो पहचान रहे हैं, उर्वरकता और अनउर्वरकता के आधार पर पहचान रहे हैं पदार्थावस्था। दूसरे पैराग्राफ में जो लिख रहे हैं, और पदार्थावस्था को मृत, पाषाण, मणि और धातु के रूप में पहचान रहे हैं पदार्थावस्था। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे आधार हो सकते हैं।
मानव क्लासिफिकेशन क्यों करेगा? जैसे जो मिट्टी बेचने वाला होता है वो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी इस ढंग से करता है। जो किसान होता है वो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी इस ढंग से क्लासिफिकेशन करता है। जो माइनिंग करने वाला होता है वो चट्टान कितना है उसके आधार पर, तो जो अपना एक माइंडसेट है उसके हिसाब से वो क्लासिफिकेशन करता है ना। यही तो वर्गीकरण की विधि है, जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से वो क्लासिफिकेशन करता है। तो यहाँ दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किए हैं। एक तो पदार्थावस्था को 4 भागों में बांट दिया, मृत, मृदा, पाषाण, मणि और धातु। माने मिट्टी पहला, दूसरा पत्थर, पाषाण माने पत्थर, मणि का मतलब जो ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट जो चीजें होती है, ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, पारदर्शक और पारभासी कहते हैं हिंदी में। और चौथा है धातु। ये 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए। और मिट्टी को भी 2 प्रकार से और बांट दिए हैं, उर्वरक और अनुर्वरक। जिसमें ज्यादा वनस्पतियां हो जाती उसको उर्वरक, जिसको कम होती है उसको अनुर्वरक। तो है तो क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार के, लेकिन यहां पर इस ढंग से किया गया है। मिट्टी, पत्थर, मणि और धातु। और अभी हम लोगों ने जो मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया है, जैसे 118 एलिमेंट है बता रहे है ना। तो 118 एलिमेंट है, उन्हीं से ये सब बना हुआ है मोटा मोटा। तो यदि हम मिट्टी को देखेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? यदि मिट्टी को उठा के हम देखते हैं तो मिट्टी में हमको 50, 40, 40, 50, 60% तक बायोमास मिल जाता है। बायोमास माने प्राणावस्था कभी बना था या जीवावस्था का शरीर बना था, वो विरचित हो गया, उसका टुकड़ा पड़ा है। 40, 30, 50, 60 ऐसा। अच्छी खेती के लिए एक मिट्टी मानते हैं कि 50% हो जाए उसको अच्छा मानते हैं। 30 है माने बहुत कमजोर मिट्टी, उससे कम शायद नहीं होता है, फिर उसको पत्थर ही कह रहे हैं, है ना। तो पदार्थावस्था में मिट्टी को जब देखेंगे तो 40-50% जो है बायोमास है। तो 50, 60, 70% दूसरी चीजें हैं। दूसरी चीजें में क्या, जिसको मिट्टी कह रहे हैं, मिट्टी माने क्ले, उसका जो बहुत बड़ा भाग है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट। यदि आप ढूंढने जाएंगे अपन, ये जो पीरियोडिक टेबल है उससे यदि अपन मैच कराने जाएंगे तो एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक। ये हल्के जो परमाणु हैं उससे बना हुआ है एल्यूमिनियम। ये कितना है? 60, 70, 75, 80% तक मिट्टी का भाग ये। इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग 90% यही चीजें हैं भैया। एल्यूमिनियम सिलिकेट में एल्यूमिनियम माने एल्यूमिनियम, सिलिका माने रेत, सैंड और ऑक्सीजन। रेत को सिलिका कह रहे हैं। ये तीनों मिला के आप समझ लीजिए कि लगभग 90% चीजें बन जा रही है। बायोमास देखेंगे तो केवल कार्बन है, ये बहुत मोटा भाग ये कार्बन है। उसमें बहुत थोड़ा भाग हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और बहुत थोड़ा सा नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ये 4 चीज है। यदि बायोमास को आप उठा के देखेंगे, थोड़ा सा पोटाश, ये पूरा स्ट्रक्चर। मतलब मिट्टी का 90 से 92, 93, 94% इन्हीं 6-7 चीजों से बन गया है। बाकी 3, 4, 5% में कैल्शियम है, आयरन है, ये है, वो है। वो भी उसके डिपॉजिट को, जैसे कैल्शियम का डिपॉजिट एक जगह मिल रहा है, आयरन का डिपॉजिट एक जगह मिल रहा है, कॉपर का डिपॉजिट एक जगह मिल रहा है। इनको यदि छोड़ दें तो देखें तो 1% में ही ये बाकी सारे 118 हैं या 115 हैं या 110। ये बहुत मोटा मोटा धरती का ऐसा विभाजन, ठीक। मतलब धरती में जो 118 है उसमें कितनी चीजें पदार्थावस्था के ऊपरी सतह में दिख रही है, वो ऊपरी सतह में ये मिट्टी, एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये पूरा ये फास्फोरस थोड़ा सा, इतने से पूरा बन गया लगभग। बाकी चीजों की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं हो रही है, बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में।
समुद्र तल में रेत थोड़ा ज़्यादा है ना। उसमें नमक वाला जो भाग है, नमक माने पोटेशियम है, सोडियम है, इसका क्लोराइड है, थोड़ा सा मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम भी थोड़ा सा ज़्यादा है इन सब से, है ना। कैल्शियम थोड़ा और ज़्यादा है, आयरन थोड़ा सा और कम है। ये मोटा 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 है, पर ये 95% में ये 5-6 चीज़ें ही घेर लिया है, बाकी चीज़ें बहुत कम मात्रा में। जैसे अपन प्राणावस्था में देखेंगे तो प्राणावस्था में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना। प्राणावस्था का जो अभी मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सेल्यूलोज है जिसको फाइबर बोल रहे हैं, और बहुत थोड़े से विटामिन, बहुत मोटा मोटा है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज में केवल यही दोनों चीजें, और कार्बन, कार्बन तो है ही है सब में, है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, इन 3 चीजों से पूरा कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन में नाइट्रोजन है एक्स्ट्रा, और कितना परसेंट है? इसके एवरेज देखेंगे तो 15, 16, 17% के बीच में नाइट्रोजन। तो चौथी चीज आई है प्रोटीन में। फैट में नाइट्रोजन भी नहीं है, वही हाइड्रोजन है एंड कार्बन है एंड ऑक्सीजन, ये फैट। सेल्यूलोज में भी यही तीनों चीजें, नाइट्रोजन नहीं। डीएनए में जाएंगे तो फास्फोरस मिलेगा। इसके अलावा जो डीएनए में जाएंगे तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ये 5 चीजों से लगभग सारी चीजें बन गई है बायोमास। और बाकी जो मिनरल है वो 1% से कम में ही सारी चीजें। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो सबसे ऊपर में जो 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों सबसे हल्के हैं, और ये सबसे ऊपर में मिलेंगे, ये गैस है। इसके बाद वाली अपन लेयर में आएंगे, बाद वाला जो रो है उसमें जाएंगे तो 8 है, उसमें से 4 सॉलिड है, 4 गैस। जैसे लिथियम है, उसके बाद फिर बेरियम है, बेरिलियम है ना। उसके बाद फिर इधर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, और नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऐसा करके ये 8 हैं। इसमें से 4 गैस हैं। इसके बाद में जो 8 है उसमें 6 गैस है, 6 सॉलिड है, 2 गैस। मैक्सिमम चीजें इतने में बन गई। इसके बाद जो 18 है उसमें से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये थोड़ी मात्रा में आया है। तो एकदम जो ऊपर वाला भाग है उससे पूरा धरती का जो ऊपरी भाग बन गया। नीचे वाले भाग में बहुत भारी वाले चीजें हैं, वो भी कम मात्रा में। मोटा मोटी मतलब प्रकृति ने जो 118 बनाया उसमें से 10-12 कोई धरती के ऊपर में सेट कर दिया, और उसमें फिर प्राणावस्था बना, फिर जीवावस्था आया, फिर जना। ये एक मोटा मोटा है ना, ठीक है। तो यहां क्लासिफिकेशन हुआ है 2 प्रकार से, उर्वरक और अनउर्वरक। उर्वरक का मतलब बायोमास ज्यादा है उसमें, क्योंकि बायोमास में नाइट्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, और इसके बाद बाकी और जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही। ये बायोमास। थोड़े बहुत मिनरल बायोमास को जो जरूरत है वो मिनरल उसी में है, तो बायोमास डाल दिए, माने सारी चीजें लगभग आ गई जो पेड़ पौधे को चाहिए। तो कुल मिला के जिस मिट्टी में बायोमास ज्यादा है वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, जिसमें बायोमास कम है कम। एक मोटा क्लासिफिकेशन। फिर बहुत थोड़ी सी चीजें जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, वो मिनरल रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती है कहीं कहीं। ये मिनरल रूप में नहीं मिलते, कम, बहुत कम। जैसे फॉस्फेट है, बहुत कम मात्रा में, कहीं कहीं ज्यादा है, और धरती में बहुत थोड़ा सा। नाइट्रोजन और कम मात्रा में मिलता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बहुत रेयर मिलता है। और नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य भाग है, बताया ना, 16-17% प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हम दोनों की तुलना करके देख सकते हैं, ये चाहिए। दूसरा, मिट्टी के अलावा आ गया पत्थर। पत्थर भी देखेंगे तो मुख्य रूप से ये सिलिका है। जैसे आप ग्रेनाइट को देखेंगे तो इसमें भी सिलिका है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम और सिलिका
सिलिका माने सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजों से मोटे मोटे सारे ये बने हैं, कुछ उसमें कैल्शियम के, कुछ लोहे के, ट्रेस थोड़ी थोड़ी मात्रा। पाषाण, यहां पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया पाषाण का? जो ज्यादा पत्थर को, ज्यादा भार को, वजन को सह लेता है उसको कठोर कह रहे हैं, जो कम को सह लेता है उसको मृदु कह रहे हैं, है ना। ये उपयोगिता के आधार पर एक प्रकार का, जैसे पहले छतों में पत्थर लगते थे, दीवालों में पत्थर लगते थे, तो ये एक क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। मणि जो ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शक हैं और पारभासी हैं या ट्रांसलूसेंट कहते हैं, मतलब पूरा पूरा लाइट आर पार नहीं जाता है, उसको ये ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इन दोनों को मणि बोल रहे हैं। इसमें भी यदि आप जाएंगे ना, यदि अस्तित्व में एकदम 100% पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कोई चीज है तो वो व्यापक है ना। कोई भी अपन इकाई लेंगे, कितना भी बनाए ट्रांसपेरेंट, वो 100% नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई रे जाती है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, कोई रे जाती है उसमें से 100% आर पार हो जाए, तो कुछ भी होगा, जरा सा भी एंगल है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और यदि मीडियम डेंस है और उधर हल्का है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। बेंड हुआ माने इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, ऐसे तीन फिनोमिना है जिससे थोड़ा सा होता ही है कुछ न कुछ। तो ये ट्रांसपेरेंट एक प्रकार से चीजों को पहचानता है। ट्रांसपेरेंट होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 100% नहीं, मतलब कोई एक एंगल है उसमें होता है। जैसे जिसका कम है वो एंगल, उसको ज्यादा कीमती माना गया। जैसे हीरा है, हीरा का टोटल रिफ्लेक्शन सबसे कम है, तो बहुत कम एंगल में ही वो फिर वापस हो जाता है, कुछ पार होके उधर पहुंच जाता है। तो वो तीनों फिनोमिना है, कुछ सीधा पार हो जा रहे हैं, कुछ थोड़े से एंगल से मुड़ के पार हो रहे हैं, कुछ वापस आ जा रहे हैं, तो ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। तो इन तीनों फिनोमेना के आधार पर चमकदार चीजें मानी गई। तो एक तो है कार्बन, जिसको हीरा कह रहे हैं, वो शुद्ध कार्बन है। इसके बाद के जो सेकंड ग्रेड के जो हैं उसमें रूबी है, जिसको माणिक्य कहते हैं, नीलम है, और पोखराज है, जिसको सफायर कहते हैं, येलो सफायर और ब्लू सफायर। ये दो तीन प्रकार की चीजें, ये एल्यूमिनिया है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसको कोरंडम ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद टोपाज है, तो उसको भी, वो भी एल्यूमिनियम। इसके बाद क्वार्ट्ज है, जो सिलिका है, सिंपल। तो एक सिस्टम बना हुआ है, तो क्वार्ट्ज से ट्रांसपेरेंट चीजें मिलती है, उसके नीचे वाले नहीं मिलते। तो ये 4-5 चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट है। इसमें कलर का क्या, उसमें कोई ना कोई और दूसरी चीजें घुस गई है, उसको कहते हैं कलर, है ना। जैसे ब्रोमीन घुस गया तो बैगनी कलर आ गया, ऐसे अलग अलग कुछ चीजों को ऐसा जो साइंटिफिक एनालिसिस है ना। अभी ज्यादा है तो फिर दशरथ भाई बैठे हुए हैं, दिनेश भाई बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। डायमंड का मालूम है कि इसमें आप बोला है वैसे ही है। तो इनका शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं, जिस तरह से अलग अलग कलर हैं, तो मैक्सिमम देखा है कि कहते हैं कि ये रिंग पहन लो, इसमें नीलम है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसको थोड़ा आगे अपन जब आएगा तो एक बार उसको देख लेंगे। वैसे मोटी मोटी मान्यता तो है कि हर चीज का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, गर्मी का, ठंडी का। कोई चीज है जो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, यदि मैं बॉडी में चिपका के रखूंगा। मान लीजिए कोई चीज बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उसको मैं चिपका के रखूंगा तो जल्दी गर्म होगा, तो बॉडी के कोई भाग में वो। कोई चीज बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी रे का भी पड़ता तो होगा ही, है ना। कितना पड़ता है, उसको हमने कितना ज्यादा मान लिया है, वो एक अलग कहानी है। पर हर चीज का प्रभाव दूसरे चीज पर पड़ता है, ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है। जैसे परमाणु में तो ध्वनि का उसमें कलर वाला है, परमाणु मतलब एकदम परमाणु लेवल पे, मतलब किस लेवल पे
कलर कहाँ से आ रहा है? देखिए, कलर है क्या चीज? कलर आंखों का है कि उसका है? जैसे कई लोग कलर ब्लाइंड हैं, कई लोग कलर देख लेते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वो वस्तु का है कि आंखों का है? कई जानवर देख ही नहीं पा रहे हैं कलर, है ना? तो ये कलर उसमें है कि हम देख रहे हैं? पहली चीज तो ये है। कलर लाइट में है। लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ऑब्जेक्ट में पिगमेंटेशन है, पिगमेंट्स हैं अलग अलग। मैंने बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे ना। कोई एक चीज है, हो सकता है उसमें कलर है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हम दोनों को नहीं दिख रहा है, किसी जानवर को दिख रहा है। पिगमेंट पर्टिकुलर रेज को अब्सॉर्ब करता है और कुछ को दिखता है। ऐसे कुछ टेस्ट भी है जिसमें आप कलर्स दो लोगों को अलग अलग दिखाई देंगे, ऐसे हैं। आप वो ऑब्जेक्ट करेंगे, आपको कुछ और कलर दिखाई देगा, किसी और को कुछ और दिखाई देगा। आप यदि मेडिकल साइंस वालों की मानेंगे तो एक ही चीज को कई लोग कई कलर बता देते हैं, है ना? जिन्होंने ज्यादा शोध किया है उनको पता है कि ये अलग अलग बता रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, मनुष्य और जानवरों में भेद देखा तो वहां भी कई जानवर कलर को नहीं पहचान पा रहे। तो एक तो पहचानने में एक बड़ा फिनोमिना है आंख, या आंख से पीछे जुड़ा हुआ जो ब्रेन है वो उसको पहचानने वाला है, एक फैक्टर। दूसरा, इनको हटा के यदि हम देखें तो क्या देख पाएंगे? ये होता है जो आपके एटम है, एटम उसके अंदर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, एटम क्रिस्टल बना, उस क्रिस्टल के अंदर एटम किस एरे में अपने आप को अरेंज करे हुए हैं, वो जो अरेंज करता है उसके अनुसार ही जो है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बिना हम किसी चीज को देख नहीं सकते। जितने भी हमको कलर दिखाई देते हैं वो रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी वस्तु के अंदर से वो डिफरेंट प्लेन से रिफ्लेक्ट होता है। और वो जो प्लेनें बनी हुई हैं वो है आपके एटम के एरे होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट है। तो उसी के अनुसार वो जो है उसी बेसिकली कलर जो है वो लाइट में है, ठीक है। वस्तु में जो है वो जिसको ये पिगमेंट बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या है, उसमें एक एरे बने हुए हैं, एक अरेंजमेंट है एटम का अंदर, वो उसी हिसाब से जो है उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो कलर हमको दिखाई दे रहा है। जी, ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो सकता है, इसलिए वो हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें तीन पार्ट प्ले करते हैं, एक हमारी आंख, दूसरा हमारा जो है वो अरेंजमेंट, जो एरे है, अरेंजमेंट है वस्तु का, और तीसरा लाइट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही लाइट है, वो अलग चीज है। ट्रेन तो है ही सब कलर लाइट, अगर जो नहीं करता वो कलर लाइट करता है, उसको कोई कलर ही नहीं देता। जैसे एक आम है, उसको हम तोड़ के रख देते हैं, 2 दिन के बाद देखते हैं कि वो पीला हो गया और उसमें सुगंध आ गया, आता है ना ऐसा, हम लोग करते ही। उसमें हुआ क्या? कोई एक मटेरियल है, उसमें कुछ केमिकल है, सुगंध बदला माने वो जो केमिकल है उसमें अपने आप कोई परिवर्तन हुआ समय के साथ, बहुत स्थायी, धीरे धीरे केमिकल में परिवर्तन हुआ, उससे सुगंध आया, केमिकल में परिवर्तन हुआ, उससे कलर आया। मतलब जो केमिकल है, कोई रसायन है, वो रंग के लिए जिम्मेदार चीज है। उसमें एटम तो वही है, अब एटम बदल नहीं रहे, है ना? आयरन है तो आयरन ही रहेगा, वो मैग्नीशियम नहीं बनने वाला। तो एटम वही रहते हुए भी केमिकल बदल गए और कलर बदला। केमिकल बदले माने उसका अरेंजमेंट बदल गया। तो कलर कैसे बन रहा है उसका एक उत्तर हम पाएंगे, जो अरेंजमेंट है वो बदल गया तो कलर हो बदलेगा। इसको अपन और नीचे ले जाते हैं, जैसे लोहा है उसका एक अलग कलर है, गोल्ड है उसका अलग कलर है, सिल्वर है उसका अलग कलर, जबकि परमाणु अंश तो सब में वही है। तो परमाणु अंशों के अरेंजमेंट से कलर बदल रहे हैं। यदि हम बहुत नीचे ले जाएं तो परमाणु अंशों का ही जो अरेंजमेंट बदला, उससे एक एटम, जैसे सोने के एटम को तो देख नहीं पा रहे हैं हम सोने के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल, वैसे चांदी के, वैसे लोहे के। तो जो एटम है
या परमाणु अंशों के जो अरेंजमेंट है उससे बदल के कलर अपने आप आया सुगंध का भी यही होगा, है। गंध का भी यही होगा। गंध भी यही, केमिकल बदला तो गंध अलग आया। जैसे आम बताया ना, कच्चा आम में हम छोड़ देते हैं, ये हम सूंघ के बोल देते हैं खट्टा है ना, कि ये कड़वा है, सूंघ के बता देते हैं, और उसको 2 दिन छोड़ दो वो मीठा बन जाता है, सुगंध भी बदल जाती है। तो केमिकल अपने आप समय के साथ बदलते हैं, वो स्थायी चीजें नहीं है, और बदलाव से उसमें रंग भी बदल रहा है, गंध भी बदल रहा है, स्वाद भी बदल रहा है। स्वाद बदल रहा है माने क्या हो रहा है, खट्टा वाला मीठा हो गया। आप कच्चे आम को देखिए खट्टा है, पके आम को देखिए मीठा है, माने ग्लूकोज बना, फ्रुक्टोज बना, माने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ, एसिड है शुरू में। तो एसिड भी धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज तरफ बदलता है। ये अपन इसमें देखेंगे, यदि अपन रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो ये मिलेगा। तो कलर, गंध, स्वाद, ये एक प्रकार से कोई भी पार्टिकल का अरेंजमेंट बदलता है तो उसमें रंग भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है, स्वाद भी बदल जाता है। ठीक है दीदी? तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया एक तरीके से, तो उसमें बाहरी जैसे हवा या फिर नमी या इससे भी कुछ होता है, तो वो हानिदार नहीं है वो रिएक्शन? हाँ, केमिकल रिएक्शन होने के लिए हवा भी, टेम्परेचर भी, नमी भी, उससे केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है? लगभग नहीं बदलता है। मतलब आम पक गया माने कुछ नया बहुत नहीं हुआ, केवल उसके अंदर की चीजें ही बदली है। तो मणि में हम जो देख रहे हैं, मणि में 2 चीज कह रहे हैं, किरण ग्राही और किरण श्रावी। है ना, किरण ग्राही, तो कोई किरण आया, उसको ग्रहण कर लिया, उसमें से बाहर नहीं निकला, एक भाग ये है। किरण श्रावी का मतलब बाहर से कुछ आ रहा है, उसको वो ले रहा है और उसमें से कुछ छोड़ दे रहा है। 2 वैरायटी है ना। तो किरण श्रावी में जैसे हीरा वगैरह ज्यादा किरण श्रावी है, मतलब उसको यदि अपन जाएंगे तो वही टोटल रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी, तीनों चीजें होती है, तो वो ज्यादा बढ़िया चमकता है, इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू माना गया। और किरण श्रावी जिसको अपन बोलेंगे ट्रांसलूसेंट है, एक किरण ग्राही, मतलब कम ये छोड़ रहे हैं, पारभासी, जो लाइट में कम अपने आप को ये कर रहे हैं, इस रंग से माना गया। तो परंपरा में जो कीमती और सस्ते मणियों का जो ये है, जो ज्यादा किरण श्रावी है उसको ज्यादा कीमती मान रहे हैं, जो कम किरण श्रावी है या किरण ग्राही जैसा ही है उसको कम कीमती मानते हैं, और उसका वैसा इफेक्ट भी वैसे ही मानते हैं कि नीला रे छोड़ रहा है तो नीले रे का कोई प्रभाव है, तो ये बहुत ज्यादा छोड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव देता होगा। हरा छोड़ रहा है तो हरा में बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है, इस ढंग से एक प्रकार से लोग सोचेंगे। और धातु यदि देखेंगे तो नेचर में धातु बहुत कम मिलते हैं, गोल्ड है वो मिलता है, बाकी धातु में लगभग नहीं मिलती है ना, शुद्ध रूप में नहीं मिलती। जैसे लोहा है, कई जगह पर लोहा 99-98% प्योर लोहा मिल जाता है, जो आयरन ओर में ही इतना प्योर तक मिल गया है, बहुत रेयर कोई टुकड़े, ज्यादातर ये 70-80% तक प्योर होते हैं, जिसको है ना प्योर भी जिसको कह रहे हैं वो आयरन ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन तो काफी मात्रा में है उसमें, है ना। तो वैसे धातु मिलते नहीं है, सोना ही मिलता है। और यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ में एक नदी है, उसको आमनेर नदी कहते हैं, वहां पर लोग रेत को ऐसे छानते रहते हैं और उसमें से छोटा छोटा सोने का पार्टिकल निकाल लेते हैं। यहीं पर है छत्तीसगढ़। बिहार में एक सुवर्ण रेखा नदी है, उसका नाम ही है सुवर्ण रेखा, उसमें से सोना निकलता है। तो लोग यहाँ पर उसको छानते रहते हैं, बाकायदा लोग लगे हुए हैं, और अभी भी लोग कर रहे हैं। गोल्ड माइनिंग नहीं, गोल्ड माइनिंग नहीं है, गोल्ड एक्सट्रैक्शन। हाँ, वो नदी से रेत को छान छान कर निकालते हैं, यहीं पर है, अभी भी लोग करते हैं। और माइनिंग जो गोल्ड का है तो सबसे गहरी माइन गोल्ड की ही, 2-2 किलोमीटर तक लोग नीचे चले गए, 2 किलोमीटर। हमारे इधर एक कोलार है कर्नाटक में,
उसमें लगभग 2 किलोमीटर पहुंच गए उसमें, और नीचे हम जाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मोटा मोटी ऐसा मानते हैं कि 40 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो जैसे अपना 32 है तो 40 मीटर जाएंगे तो 33 हो जाएगा, फिर 40 में जाएंगे तो 34 हो जाएगा। तो वो आप सोचिए नीचे कहाँ तक बढ़ जाता है ना। 50 डिग्री बढ़ेगा तो 30 है तो 80 डिग्री होगा। तो ये क्या करते हैं, हवा को 0 डिग्री करके नीचे भेजते हैं, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर से एक बार 0 करते हैं, फिर नीचे भेजते हैं। फिर एक बढ़िया एसी चेंबर बनाए, वहां बैठकर लोग पानी पीते रहते हैं। 2 घंटे केवल पानी पीते हैं, फिर 2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं जहां पर 60 डिग्री 65 डिग्री का रॉक है, और 2 घंटे में पूरा उनका पानी सूख जाता है, फिर आके पानी पीते हैं। तो 4 घंटे का उनका काम है। और उसके बाद, और इसका जो कॉस्ट है इतना ज्यादा है, मतलब हवा को 0 बनाओ, फिर नीचे भेजो, फिर वो चेंबर बनाओ, और 2 टन 3 टन पत्थर में 1 ग्राम मिलता है सोना। 2 टन पत्थर उतने ऊपर से उठा के लाते हैं, उसको पाउडर बनाते हैं, पीसते हैं, घोलते हैं, सोने को अलग करते हैं, उसमें 1 टन 2 टन 3 टन में 1 ग्राम 2 ग्राम, तो ये स्थिति है। उसमें ज्यादा मिल नहीं रहा है ना। तो धातु फिर बाद में मनुष्य ने बनाया। तो पहला धातु सोना जो मिल गया, बाकी धातुओं को लगभग आदमी ने बनाया। और ये विज्ञान युग आने के पहले 10-12 धातुओं को पहचान लिया, मतलब 1500-1600 के पहले तक जिंक पहचान लिया, लेड पहचान लिया, टीन पहचान लिया, और कॉपर पहचान लिया, और ऐसे सिल्वर विल्वर ये सब, तो 8-10-12 धातु सब पहचान लिया जो साइंटिफिक युग आने के पहले। और उन्होंने जो पहचाना उस समय, आज तक उसमें कोई अंतर नहीं आया। मतलब अभी जो मॉडर्न साइंस ने जो एटॉमिक थ्योरी निकाला, उसके बाद इन्होंने कुछ पहचाना, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड से जो भी निकाल लिया था वो आज तक फिट बैठा है। सोना को कोई ये नहीं बोला कि एलिमेंट नहीं है, या लेड को कोई ये नहीं बोला ये एलिमेंट नहीं है। वो उनके पता नहीं कैसा कैलकुलेशन था, ट्रायल एंड एरर ही है, वो वहां तक पहुंच गए कि ये नीचे और ये नहीं शुद्ध हुआ। और ये बहुत पहले निकाल लिया गया है ना। जिंक है, कॉपर है, लेड है, टिन है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, मरकरी निकाल लिया। मरकरी बहुत जल्दी वेपर हो जाता है, पर उसको अलग कर लिया। आर्सेनिक है, उसको बहुत पहले आदमी पहचान लिया। एंटीमनी है, इसको पहचान लिया, 1000 साल पहले पहचान लिया एंटीमनी को, आर्सेनिक और एंटीमनी को। जबकि ये बहुत पॉइजनस हैं और बहुत जल्दी हवा में ये हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। तो ये जो 1500-1600 को यदि हम साइंटिफिक एज माने, यहाँ से स्टार्ट करें, उसके पहले ही आदमी ने बहुत सारे धातु को पहचान लिया। तो मृदा, पाषाण, मणि, धातु, ये 4 प्रकार का मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया है मध्य दर्शन में। मृदा को इस रूप में किए हैं कि उर्वरक और अनुर्वरक के रूप में, पाषाण को अधिक भार और कम भार के रूप में, मणि को किरण ग्राही और किरण श्रावी के रूप में, और धातु, धातु को तो धातु पर तो बहुत ज्यादा काम हो गया है, तो धातु फिर उसके मिश्र धातु और ये सब बना के विकिरणीय पे परंपरा में नहीं हुआ, अभी बहुत काम हुआ। विकिरणीय धातु की पहचान का मेरे को कोई सूचना नहीं है, परंपरा में पहचान है ऐसा। किसी चीज को रख दो वो चमकता है अधिक, जो अधिक चमकता है उसको कह रहे हैं किरण श्रावी। श्रावी का मतलब भीतर से छोड़ रहा है ऐसा नहीं है, ले तो रहा है बाहर के सूर्य के प्रकाश को या कोई बल्ब के प्रकाश को, उसको वो छोड़ रहा है, उससे ज्यादा छोड़ दे रहा है, उससे ज्यादा छोड़ दे रहा है। माने टोटल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी, ये सब तीनों मिलके जो हो रहा है पहले से ज्यादा चमक दिख रहा है।
तो उसको बोले कि ज्यादा छोड़ा, जो देख के जो एक भाषा बनता है वो बनाया, और एक किरणग्राही जो है उसको ले लिया, उसमें केवल वो चमक रहा है, छोड़ नहीं रहा। ये जो परंपरागत विधि है अच्छे महंगे सस्ते रत्नों को पहचानने, अभी तो मशीनें आ गई है, पहले तो लोग आंखों से ही देख के बताते थे, और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट होते थे। बता देना, कहावत है हीरा की पहचान तो जौहरी ही करता है, मैंने हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन रेडियम भी तो मतलब जो डेवलपमेंट हुई डिस्कवरी की, तो वो भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट्स करके और विज्ञानीयता उसमें पहचानी गई, और फिर उसके बाद वो हुआ। तो ये भी तो परंपरा से ही हुआ। हाँ, परंपरा ही है। इनके बाद बहुत सारे मशीनें आ गई इनके पास, उससे पहचानने लगे, यंत्रों से पहचान रहे हैं मुख्य रूप से। उसके पहले यंत्र वैसे नहीं है, और उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट और लॉजिक से पहचान लिया पूरा। यदि आप जाएंगे तो लॉजिक ज्यादा है, उसमें एक्सपेरिमेंट कम है, पुराने जो मेथड है लॉजिक से पहचाना। का उपयोग कैसे, मतलब क्या होता रहा होगा पहले और अब किस तरह से उपयोग में आते हैं? जो मणि की बात है, मनी तो लोग पागल हैं, बस उसके अलावा नहीं, वो उस पागलपन के अलावा और किसी उपयोग में है? थोड़ा सा आयुर्वेदिक जो औषधियों में है थोड़ा सा, बाकी कुछ जो है आजकल वो जो कलर और ये सब बनाने में जो एक्सपेरिमेंट करने में कुछ मणियों का प्रयोग होता है। जैसे ये है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मिलेंगे नहीं, तो जब मतलब कुछ रेडियो एक्टिव रेस आती है उसके बाद वो मिलके पानी बनते हैं, तो क्या नेचर में उसका उपयोग इस तरह से है या कुछ और भी उपयोग है? नहीं समझ पाया। जैसे हाइड्रोजन, जैसे प्रकृति में अगर हम ये कहें, मैं लैब में कहूँ कि मैं हाइड्रोजन एटम लेती हूँ और ऑक्सीजन एटम लेती हूँ और उसको मैं पानी बनाऊँ, ऐसा संभव नहीं होता। तो वो एनवायरनमेंट में जो रेडियो एक्टिव रेज होती है या रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके कारण होता है। तो क्या उन पदार्थों का, क्योंकि उनमें भी अंतर्नियोजन होता है ऊर्जा का, तो क्या उनका इसके अलावा भी कोई होता है इस्तेमाल, जैसे पानी बना रहे हैं या कुछ और भी ऐसा होता है, या धरती के ताप को या धरती को किस तरह से मेंटेन करते हैं? नहीं, जैसे अपन देखते हैं कि बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है, उसमें तो बिजली चमकने में कुछ पानी टूट भी जाता होगा। पानी टूट जाता होगा मतलब जो वेपर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल जाता होगा, या उल्टा भी होता होगा, बन जाता होगा। तो दोनों संभावना है। जो स्पार्क हो रहे हैं उसमें तो उतना टेम्परेचर बन जाता है कि वो टूट भी जाए या बन भी जाए, तो ये नेचर में तो बनते ही रहते हैं। मेरा ये कहना था कि क्या और भी पदार्थ इसी तरह से बनते होंगे? हाँ बने, देखिए धरती की सतह में टेम्परेचर तो नॉर्मल है, जहां प्राणावस्था रह सके या जीवावस्था रह सके। नीचे में जाएंगे तो वहां बहुत हाई टेम्परेचर है, वहां नई नई चीजें बनी रही है, वहां तो दूसरे प्रकार के रिएक्शन चल रहे हैं। क्या है, रिएक्शन जो है, जो रासायनिक भौतिक प्रक्रिया है, वो कहीं रुकी नहीं है इस धरती पर। प्रत्येक इकाई क्रियाशील है, तो क्रिया जो है भौतिक और रासायनिक दोनों चल रही है सब जगह। हम सरफेस वाले को कुछ प्रकार के पहचानते हैं, वहां वो क्रियाएं हैं जो प्राणावस्था के अनुकूल हैं ज्यादातर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्राणावस्था से भिन्न क्रियाएं चल रही जो प्राणावस्था के प्रतिकूल है। बताया ना, नीचे टेम्परेचर इतना है, 2 किलोमीटर नीचे इतना टेम्परेचर है, और नीचे तो पूरा पिघला ही हुआ है, तो पिघले सब उबल ही रहे हैं। यदि धरती के और नीचे जाएंगे वो सब बॉइलिंग स्टेज में है ना। हाँ। और उसमें बहुत प्रकार के मेटल है ना, नॉन, वो सब उबल के कुछ बनते जा रहे होंगे। उसमें से कभी कभी जो वॉल्केनो के द्वारा ये ऊपर आ जा रहे हैं, जैसे कॉपर है या लोहा है, ये तो वॉल्केनो से ऊपर आए हैं ना। तो नेचर में कोई चीज तैयार हो गया तो फिर प्रकृति ने उसको ऊपर भेज दिया, जाओ आदमी के काम का हो गया जाओ, या प्राणावस्था के काम का हो गया बोले जाओ। तो वो भी हो रहा है ना। अपन देखेंगे कि नदियां रेत को ले जा रही, धीरे धीरे समुद्र में एक टापू बन जाता है। ऐसा होते होते कुछ नया भी बन रहा है। तो अपन अभी 100-200 साल का हमारे पास डेटा है
यदि इसको 1,00,000-2,00,000 साल में जाएंगे तो शायद सब नया बन जाएगा, क्योंकि जाहिर है ना, तो धरती का जो सरफेस है वो भी रोज बदल रहा वो लगातार क्रियाशील है ना। हाँ, हम देश की सीमाएं सोच रहे हैं ऐसी है, वो ऐसी नहीं है। यदि हम मिलीमीटर और माइक्रो मिलीमीटर में नापेंगे तो रोज बदल जा रहा है हर देश, यही हो रहा है। माउंट एवरेस्ट भी ऊंचा हो गया। हाँ, पेड़ भी ऊंचा हो जा रहा है, आदमी ऊंचा हो जा रहा है, लेकिन हम पहचान रहे नहीं, ये मेरा ही बेटा है। भौतिक विज्ञान में इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि अगर ये जो आपकी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं लगातार हो रही हैं, इसका मतलब परिवर्तन तो लगातार हो रहा है। परिवर्तन अगर लगातार होता रहेगा तो कोई चीज फिक्स ही नहीं हो पाएगी फिर। और धातु में एक और इन्होंने बताया कि विद्युत ग्राही, बाबा जी ने ये चीजें बताया कि विद्युत ग्राही होते हैं सभी धातु, और कठोरता के आधार पर इनके आचरणों को पहचाना जाता है, और ऐसे में से कुछ विकिरणी धातु भी होते हैं। और ये विकिरणी धातु जो आखिरी लाइन है, जिसमें संपूर्ण परमाणु अपने परमाणु परिवेशी अंशों के गति सहित ऊष्मा मध्यांशों में समाहित रहता है। दूसरी भाषा में परिवेशी अंशों की गति सहज अग्नि अंतर्नियोजित होता रहता है, यह विकिरण का स्रोत बना रहता है। ये सभी परमाणु अजीर्ण परमाणु के रूप में व्याख्या। एक बड़ी फेमस कहानी है, जब यूरेनियम के बारे में लोग खोज कर रहे थे तो सब साइंटिस्ट आपस में मिलते जुलते थे। तो एक साइंटिस्ट ने कुछ खोज किया था, तो दूसरा उनके पास गया, बोला कि दिखाओ मेरे को भी थोड़ा सा दे दो, देखूंगा मैं भी घर जाके। तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको दिया, परख नली में, और वो कोट की जेब में रख के घर चला गया और निकाल के रख दिया। 2-3 दिनों के बाद देखा कि उसके चमड़ी में एक घाव हो गया, और वो जो घाव का जो शेप है वो टेस्ट ट्यूब के आकार का है। तो उसने उसको जोड़ा कि शायद मैं उसको रखा हूं, उससे वो हो गया। छूने से तो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वो जला दिया कैसे? तो उसने 1-2 एक्सपेरिमेंट और किए, जहां जहां रखा वहां वहां हो गया। उससे ये पता चल गया कि ये गर्म नहीं है लेकिन जला दे रहा है। यहां से पहचान आया कि ये कोई विकिरणी कोई चीज है जो इसमें कोई प्रभाव होता है। तो एक कहानी है, प्रसिद्ध है बहुत, इसको बताते हैं जब हम पढ़ते हैं तो ये इस ढंग से उसको पहचाना गया। तो घटनाएं ऐसे ही घटी है, कुछ हो गया, उसको फिर लोगों ने कारण के लिए सोचा। अभी तो ये भी बोलते हैं कि यूरेनियम को 20 मिनट चमड़ी में रख दो तो कैंसर हो सकता है, ये बोलते हैं। अरे इतनी खतरनाक चीजें। अच्छा, ये भी पहचान लिया कि उसको लेड से यदि ढाक दो तो उसका विकिरण बाहर नहीं आता है। तो जो भी न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उसको लेड के चेंबर में भर के फिर जमीन में गाड़ा जाता है। तो ये समय के साथ लोगों ने पहचाना घटना दुर्घटना प्रक्रिया में, और फिर उससे बचने के उपाय सोचे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अंशों में जो ऊष्मा है वो मध्यांश की तरफ जा रही है और मध्यांश से विकिरण हो रहा है। हीट नहीं, उसको विकिरण नाम दिया। छूने से उसमें टेम्परेचर नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस में वो प्रभाव डालता है और उसका जो डीएनए आरएनए है वो मर जाता है। इसीलिए सेल मर जा रहा है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ। अभी हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो बाहर का पहले जलता है, बाद में डीएनए मरता है, जलता है। इसमें पहले वो मरता है, बाद में बाहर वाला मरता है। तो ये मध्यांश में प्रभाव आता है। इसको थोड़ा सा और चाहेंगे, इसे थोड़ा सा और आप एलोबरेट करें ना। जैसे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो परिवेशीय अंश है की गति का सहज ऊष्मा अंतर नियोजित होता रहता है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं, क्योंकि किसी भी परमाणु में जो परमाणुय अंश होते हैं, जब एक परमाणुय अंश जो है वो अपर ऑर्बिट में जाता है और अपर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट के अंदर नीचे की तरफ आता है, इसके बाद वो रेडिएशन को रेडिएट करता है। ऐसा हमने पढ़ा है। ये समझ में नहीं आया जो अंतर नियोजित की बात होगी उसका मीनिंग क्या है।
तो एक तो ऊष्मा का जो ये जो विकिरण का स्रोत ये होता है, दूसरा विकिरण का स्रोत जो है जो धातुएं हैं या आपकी जो भी चीजें हैं उनका जो वाइब्रेटरी मोशन जिस बात कहते हैं वो भी एक विकिरण का स्रोत है। तो थोड़ा ये बता दीजिए अंतर्नियोजित कैसे होता है, ये मैं समझना। जैसे आप एक ही जगह पर 5-6 मेटल को रख देंगे, लकड़ी को रख देंगे, तो हर एक का टेम्परेचर एक नहीं रहेगा, है ना। ये क्या क्यों हो रहा है? ये उसके अंदर जो परमाणु की जो इनका अपना एक टेम्परेचर है, इनका अपना एक टेम्परेचर है, अपनी एक मौलिकता है जो वातावरण से प्रभावित नहीं, अपने आप को बना के रखा हुआ है ना। तो ये वातावरण के ताप को कुछ सीमा में पचा ले रहे हैं, यही बोलेंगे हम। वातावरण का जो टेम्परेचर है उसको कुछ पचाया। ये जो पचाने वाली प्रक्रिया है ये हर इकाई में होती है ना। इसीलिए कोई भी इकाई अपने आप को बना के रख पाता है। तो इसी में जो पचाने की प्रक्रिया में एक है कि ये मध्यांश से इसका विकिरण प्रारंभ हो जाता है। विकिरण प्रारंभ होने का मतलब है दूसरे इकाई के में प्रभाव वो डालता है, और वो टेम्परेचर के रूप में नहीं दिखता है, दूसरे रूप में दिखता है। और ये प्रकृति में मिलेगा नहीं, ये इसको प्रकृति बहुत नीचे मिलता है प्रकृति में, हम इसको ऊपर उठा के ले आए। जैसे आप देखेंगे ना, पानी धरती की सतह पे है, ये प्राणावस्था के लिए अनुकूल है। तो धरती की सतह की जो चीजें हैं सतह के लिए पूरक है, नीचे की जो चीजें हैं नीचे के लिए पूरक है। अब हम जगह बदल दे रहे हैं, तो ये वाला यहां आके यहां के लिए हानिकारक हो गया, ये वाला वहां जाके वहां के लिए हानिकारक हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो पॉल्यूशन का जो बेसिक परिभाषा बाबा जी लिखे हैं वो यही लिखे हुए हैं। किसी चीज का जो व्यवस्था में जो जगह है उसको परिवर्तित कर दें तो वो पॉल्यूशन हुआ, वो प्रदूषण। जगह बदला माने प्रदूषण। सिंपल, पानी को आप देखिए, धरती के सतह का जो पानी है सबसे बढ़िया मानव के पचने योग्य। हम लोग पहले गांव में जाते थे तो कुएं के पानी से दाल नहीं पकती थी, तालाब के पानी से दाल पकाते थे। कुएं के पानी से नीचे अब ट्यूबवेल का पानी आ गया है, जो और नीचे का पानी है उसमें पत्थर घुला होता है, उसको उबालिए उसमें पत्थर मिलेगा, उसको हम रोज पीते हैं, है ना। 50 ग्राम 100 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम आदमी पीते रहते हैं। सही बात बता रहा हूं, आप पानी को देखिए उबाल के। तो हम ये मान लिए ये 300 फीट नीचे का पानी है पूरा, उसमें कुछ तो होगा ही ना। तो ये अनुकूल बहुत नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में उसको पी रहे हैं। तो नीचे की चीजें नीचे के लिए पूरक, ऊपर की चीजें ऊपर की। तो बहुत मोटा मोटा थंब रूल से हम यदि बात करेंगे तो ये। तो यूरेनियम जैसी चीजें धरती की सतह पे तो मिल ही नहीं रही है, बहुत नीचे मिल रही है, उसको हम उखाड़ कर ले आ रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही हम ला रहे हैं वो अपने आप में संकट कर रहा है। जैसे सोडियम है, सोडियम मिलता नहीं है, उस लोहा भी नहीं मिलता है। लोहा को आप लोहा बना के रखिए, वो तुरंत रस्ट आ जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तांबे को रखिए, तांबा भी नहीं मिलता है, वो 1 घंटे के बाद वो दिखता है कि वो हरा हो गया। तो कोई भी चीज है वो अपने स्वरूप में जाने की कोशिश कर रही है, जो प्राकृतिक है। तो कोई भी लोहा है वो आयरन ऑक्साइड में बन के ही रहेगा, आप छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला लेयर तो बन जाता है। सोना ही है भाई, वो स्थिर रह पाता है, बाकी सब बदल जाता है। चांदी भी काली हो जाती है, सब चीज बदल जा रहा है। क्रिया, रासायनिक क्रिया सभी ये कर रहे हैं, वैसे विकिरण वाला विकिरण क्रिया कर रहा है, अंदर में प्रभाव डाल रहा है, लोगों ने अब पहचान लिया। तो ये है भैया इसका मोटा मोटा कारण। ये धातु मेटल की बोलेंगे। हाँ, मेटल। तो धातु लिक्विड सॉलिड इस सेंस में बोल रहे हैं कि आचरण अलग होता है। हाँ। इनकी कठोरता के आधार पर आचरण। हाँ। मतलब आदमी उसको पहचान रहा है। लोहे का कहाँ हम उपयोग करते हैं, जहां ज्यादा भार सहन करना है वहां हम लोहे के पिलर लगा देते हैं, यहाँ पर लोहा लगा दिए हमने। तो इस आधार पे है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कॉपर लगाना पसंद करते हैं लोहे की तुलना में, तो ये इनका रेजिस्टेंस कम है, उनको इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग करते हैं, है ना। हीट के लिए भी ऐसी चीजें हैं, है ना। सोना सबसे अधिक हीट के लिए सेंसिटिव है, तो सोने को सबसे ज्यादा ये माना अच्छा धातु माना।
कुचालक और सुचालक जब देखते हैं, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर में, सोना सबसे गुड कंडक्टर है। तो ऐसा लोगों ने पहचाना, उसको कर दिया। जैसे हम मुख्य और अजीर्ण दोनों परमाणु को देखें तो उन दोनों में मतलब बेसिक फर्क ये है कि परिवेश, नंबर ऑफ परिवेश और फिर वो संख्या, मतलब है ना। तो ये अजीर्ण में ऐसा क्या होता है कि जो भूखे से जो ताप ध्वनि तक विद्युत बाहर की हो जाता है, पर अजीर्ण में वो अंदर ताप गया और फिर बाहर आया, तो मतलब उसका मतलब क्या रीजन है? नहीं, प्रभाव गया, क्या रीजन है बोलना नहीं, हर एक का कोई ना कोई प्रभाव है, हर इकाई का अपना एक प्रभाव होगा। तो उसका प्रभाव इस प्रकार से है। तो ये मोटे क्लासिफिकेशन में निकला कि कुछ का अंतर्नियोजित हो रहा है, कुछ का जो है अंदर से बाहर निकल रहा है। तो अजीर्ण वाले पूरे अंदर जा रहे हैं, उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं, और इसके बाहर वाले ही बाहर में प्रभाव डाल रहे हैं, है ना। अच्छा, अजीर्ण वाले चीजें कम है बहुत, और सतह पे नहीं मिल रही। सतह में शुरू में मैंने निवेदन किया कि सतह में 8, 10, 12 प्रकार की चीजें ही है जो सतह को घेर के रखी हुई, उससे अधिक जरूरत ही नहीं है। बाकी बहुत ट्रेस मात्रा में है, जैसे बोरॉन है, बोरॉन पहले ही मतलब दूसरे रो में है, बोरॉन थोड़ी बहुत मात्रा में लगता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, है ना। एल्यूमिनियम है, बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत थोड़े थोड़े लगते हैं। और वो इस ढंग से सजा हुआ है कि ज्यादा प्राणावस्था रहे, उसके लिए धरती की सतह बनी है ना। तो धरती की सारी रचना को देखेंगे, वो इस ढंग से बना है कि अधिक से अधिक प्राणावस्था उगे। आप भारत के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां भी पूरा ऐसा सिस्टम है कि पहाड़ बने हुए हैं, समुद्र से पानी सबसे पहले वाष्प बन के सबसे पहले पहाड़ों में गिरता है, और सबसे अधिक पेड़ पहाड़ों में होना था समुद्र में, लेकिन पहाड़ों में, और हर बार पानी सबसे पहले पहाड़ों में आता है। पेड़ को जितना पीना है पीता है, जितना जमा करके रखना है जमा कर लेता है, उसके बाद बाकी छोड़ता है वही नदियों, गंगा यमुना वही है जो पेड़ ने छोड़ दिया। और वो पाइपलाइन एक प्रकार से पाइपलाइन है जो वापस समुद्र में आया। कुछ ऊपर ऊपर आता है, जितना नदी पानी बहाती है अंदर अंदर उससे अधिक पानी बहता है। यहां जितना भी पानी है ना, वो धीरे धीरे समुद्र की तरफ जा ही रहा है। जो ये वाला जगह 300 मीटर ऊंचा है, समुद्र 0 लेवल में है, तो यहां का पूरा पानी समुद्र की तरफ भीतर भीतर बह ही रहा है। कुछ हमको ऊपर में दिखता है जिसको नदी कहते हैं, जो अंदर वाला दिखता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअस बह रहा है। तो हर बार बरसात में सबसे पहले पानी पहाड़ों में गिरता है, वहां सबसे घना है, बचा खुचा पानी वापस धीरे धीरे वापस, और ये बार बार हो रहा है। अच्छा, पहाड़ भी वैसे बने हुए हैं कि उधर हवा को उधर खींचेंगे। पहाड़ माने ठंडा और समुद्र माने गर्म, तो इसमें भाप बनता है और भाप पूरा इधर आ जाता है, वाष्प बनता है पहाड़ों में, और ये बार बार हो रहा है। और ज्यादा ऊंचे पहाड़ों में बर्फ और जम गई है, तो जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बर्फ पिघल के पानी बनेगा। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो ठंडी में कम फ्लो में रहती है, गर्मी में ज्यादा फ्लो में आ जाती है, ज्यादा पानी हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम है ना। तो प्रकृति का जो पूरा जो सेटअप है, आप देखेंगे अधिक से अधिक प्राणावस्था हो सके उस ढंग से पहले धरती सजी। धरती का जो बीच का भाग है एकदम गर्म है, किनारे के जो 2 भाग हैं जिसको 2 पोल कहते हैं वो बहुत ठंडे हैं। गर्म और ठंडी के बीच में हवा का फ्लो होता है, सबको पता हो गया। तो हवाएं चलती है, हवाएं चलती तो पानी को लेके जाती है, वाष्प को ले जाती है और वो बहाती है। जगह जगह रेगिस्तान है, आप धरती में देखेंगे रेगिस्तान है, वो बहुत हाई टेम्परेचर है और कहीं बहुत ठंडा है, उनके बीच में भी एक हवा का फ्लो बना हुआ है। तो राजस्थान का जो हमारा रेगिस्तान है और उधर हिमालय है, वहां हवाओं को उधर वो भेजता है गर्म से ठंडी की तरफ,
वहां पानी बरसता नहीं है, वहां के पहाड़ पैरेलल हैं, हवा जैसे जाता है हवा के ऐसे नहीं है। जैसे यहां देखेंगे ना, जैसे ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, जैसे ये भारत का नक्शा, यहाँ के जो पहाड़ है ना, ये यहाँ के पहाड़ ऐसे ऐसे हैं इस डायरेक्शन में, इसको अरावली कहते हैं। तो हवा इसको रोकती कम है, ऐसे करके सीधा यहाँ चला जाता है। ये पहाड़ ऐसे है, इसको हिमालय कहते हैं। ये वाला पहाड़ ऐसे ऐसे है, इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये पहाड़ ऐसे है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। तो यहाँ से जो हवाएं जाती है ये रोक लेती है इधर इधर, इसलिए इधर ज़्यादा बरसात है, इधर कम बरसात है। ये जो दिल्ली गंगा यमुना का इधर कम बरसात है। तो इस ढंग से बना हुआ है, देखिए इधर पूरा चावल का बेल्ट है ये वाला, इधर कम बरसात है, ये सूखा इलाका है। इधर और सूखा है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है। तो ये चार पांच प्रकार के, ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, ये तीसरा पहाड़ है, ये चौथा पांचवा पहाड़ है ये। अब इसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे पानी गिरेगा, कहाँ ज्यादा। ये यहां पर देखिए खूब बरसात होती है, ये वाला पूरा। इधर थोड़ा कम बरसात है, इधर बहुत ज्यादा बरसात है। अब इस अरेंजमेंट को इधर अपन हरियाली यदि करेंगे तो सीधा सीधा यहां पर जो हवा जाएगा उसमें प्रभाव पड़ेगा, इधर बरसात कम हो जाएगी। इधर कम होगी तो बाद में यही वाला लौटता है जो ठंडियों में केरल और कर्नाटक के तमिलनाडु में वर्षा करता है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा बदल दिए लेकिन प्रभाव पड़ेगा पूरे जगह पर। तो ये धरती का यदि अपन सेटअप देखेंगे ऐसा है, और इसको भी अपन 1000, 10,000, 5,000, 20,000 सालों में देखेंगे तो वो भी बदल रहा है, एकदम स्थिर नहीं है। तो बहुत मोटा मोटा सिद्धांत है कि पदार्थावस्था का जो सेटअप है वो इस ढंग से है कि अधिक से अधिक प्राणावस्था उगे। वो प्राणावस्था पहले उगे, उसके बाद जीवावस्था आया। तो जीवावस्था का भोजन पहले आया, बाद में खाने वाला आया। अभी भी ऐसे होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहले भोजन उसका आता है, मां के शरीर में उसको खिलाने वाला भोजन आ जाता है। तो पहले पदार्थावस्था बना, उसके हिसाब से फिर प्राणावस्था आए, ज्ञानावस्था उसके बाद आया। तो ये प्रकृति में एक व्यवस्था है, इस पर विश्वास करने की जरूरत है कि ऐसा है तभी आगे वाला आया। और इसमें हम थोड़ा भी डिस्टर्बेंस करते हैं तो पूरा पूरा चेन पूरा बदलता है। ये सतही जो पानी होता है और जो हम लोग बोरवेल से निकालते हैं, नीचे में पानी होता है, तो नीचे से पानी निकालते भी है तो उसका बाष्पीभवन होगा और वो पूरा आने वाला है वापस। तो उसमें उसका क्या प्रयोजन है नीचे वाले सतह वाला, और उसको अगर निकाल के बाष्पीभवन होकर फिर से आने वाला तो क्या गलत है उसमें? वैसे ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों का पानी लेके घास को दे रहे हैं। कुछ नीचे का पानी हम ले लिए जो पेड़ों की जड़ों को मिलना था, 200-300 फीट नीचे। हाँ 150 फीट लेकर हम ऊपर के 2-3 फीट को गीला करने के लिए, हम गेहूं चना इनको पानी देने के लिए हमने बड़े पेड़ों का पानी ले लिया। पहला तो ये काम किया है ना। तो यह हो ही रहा है, और अंदर नीचे क्या हो रहा है अभी हमको पता नहीं है। हमने जितना पेट्रोल निकाला, जितना कोयला निकाला, वो जो गैप है उसको कौन भरा? पानी ने भरा है। भाई पानी तो नीचे ही रहता है ना, पूरा पानी। हम जितना तेल निकाल रहे हैं उतना पानी रोज डाल रहे हैं, एक दिन तो कमेगा ना भाई। लेवल नीचे जाने का कारण यही है। बहुत सारे कारण है। आप गड्ढा करके देखिए, वहां पानी अपने आप भरेगा। अब मैं सोचता हूं कि रोज 10 लाख टन कोयला पूरी दुनिया निकाल रही होगी, तो उतना पानी रोज हम जमीन में डाल दे रहे हैं। वो पानी अभी चलो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, कोशिश तो हो रही है ना प्रकृति की ओर से कि बैलेंस बना रहे। एक दिन संतुलन बिगड़ जाएगा।
तो रोज के ये सब झंझट हैं ये, है ना। पर बहुत मोटा सिद्धांत है कि प्राणावस्था जो है वो पदार्थावस्था के समृद्ध होने के बाद आई है। एक लाइन लिख दिया बाबा जी ने, प्राणावस्था समृद्ध होने के बाद जीवावस्था आई है, उसके बाद ज्ञानावस्था आया है। अब इसमें जितना हम पूरकता को पहचान ले उतना अच्छा है। ये इतना लॉजिकल है कि इतना अमाउंट में अंदर से निकाल रही है और वो खाली जगह तो भरनी नहीं किसी न किसी चीज से। तो इतने पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता इस तरफ कि खोखला किए जा रहे हैं, जाता है। तो उसका क्या करना है? जाता है ना, वही लोग तो लेक्चर देते हैं। निकाले जा रहे हैं, करते नहीं है वो लोग, करते नहीं, वो लोग बोलते हैं।